Hello everyone, I welcome you to School Z, India's first online school. My name is अमृत कौर पिलानिया एंड मैं हूँ आपकी हिस्ट्री टीचर। हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 8th हिस्ट्री का चैप्टर 2। आपको मैंने बताया था कि प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की डिफीट क्यों हुई, मीर जाफर का क्या रोल था, कैसे जो ये क्लाइव था, रॉबर्ट क्लाइव, इसने कंप्लीट एक पॉलिटिक्स की तरह स्ट्रैटेजी बना के और फिर वो जो प्लासी का युद्ध था वो जीता था। कौन से साल में? 1757 में हुआ था ये बहुत हिस्ट्री का बेसिक सा क्वेश्चन है, कोई भी आपसे कभी भी पूछ सकता है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो आपको भूलना नहीं है 1757 में हुआ था प्लासी का युद्ध। ठीक है। सिराजुद्दौला वॉज असैसिनेटेड एंड मीर जाफर वॉज मेड द नवाब। अब सिराजुद्दौला की कर दी भाई हत्या और मीर जाफर को बना दिया नवाब। द कंपनी वॉज स्टिल अनविलिंग टू टेक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन जो कंपनी थी ना, अभी भी वो एडमिनिस्ट्रेशन यानी जो शासन है उसमें इंटरेस्टेड नहीं थी। उसका मेन फोकस एज यूजुअल हमेशा की तरह सिर्फ ट्रेड था। ठीक है। The expansion of trade, if this could be done without conquest through the help of local rulers who were willing to grant privileges, then territories need not be taken over directly. अंग्रेजों ने सोचा कि भाई देखो, हमको फायदा मिल रहा है, ठीक है, और हमें ज़्यादा बर्डन भी नहीं लेना पड़ रहा, हमें कंसेशंस मिल रहे हैं, हमें बेनिफिट्स मिल रहे हैं, लेकिन अगर हम किसी जगह को जीत कर वहाँ पर अपनी मर्जी का राजा बिठा देते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन की टेंशन लेने की हमको ज़रूरत है नहीं। ठीक है। Soon the company discovered that this was rather difficult, और धीरे धीरे उनको रियलाइज हुआ कि ऐसा बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर देखिए दो पार्टीज हैं, एक पार्टी ए जो कि रेवेन्यू कलेक्ट कर रही है, टैक्स कलेक्ट कर रही है पूरे देश से, और दूसरी पार्टी ए जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एडमिनिस्ट्रेशन को संभालना, लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस को संभालना, आर्मी को संभालना। अब अगर इस सेकंड पार्टी के पास जिसको सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई हैं उसको पैसा नहीं मिलेगा टैक्स का, तो वो अपना काम कैसे चलाएगा? और एक ये व्यक्ति है जो सारा पैसा ले रहा है लेकिन कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा। सो इस रीजन से दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स लाजमी है, इसी रीजन से कॉन्फ्लिक्ट्स हुए भी। ठीक है। इवन फॉर द पपेट नवाब वर नॉट ऑलवेज एज हेल्पफुल एज द कंपनी वांटेड देम टू बी। अब इन्होंने कठपुतली जैसे नवाब बिठा तो दिया ये मीर जाफर, लेकिन इसको भी अब एडमिनिस्ट्रेशन चलाने में दिक्कत हो रही थी क्योंकि इसको टैक्स का जायज पैसा नहीं मिल रहा था। They had to maintain a basic appearance of dignity and sovereignty if they wanted respect from their subjects. अब देखिए कोई भी नवाब है, उसको अगर अपने जो फॉलोअर्स हैं, अपने जो जनता है, उससे अगर रिस्पेक्ट चाहिए तो उसको अपनी डिग्निटी मेंटेन करनी पड़ेगी, अपनी इज्जत बचा के रखनी पड़ेगी। अब वो नवाब है, अगर वो ब्रिटिशर्स से भीख मांगे कि भी मुझे थोड़ा टैक्स का पैसा दे दो, मुझे देश चलाना है, तो वो उसकी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट के भी खिलाफ है। What could the company do? When Mir Jafar protested, the company deposed him and installed Mir Qasim in his place. क्या हुआ भाई? मीर जाफर ने जैसे ही कंपनी के अगेंस्ट जाने की कोशिश की तो कंपनी ने मीर जाफर को हटा दिया पावर से और मीर कासिम को पावर में बिठा दिया। यानी अब मीर जाफर हटा के गवर्नर कौन बन गया, नवाब कौन बन गया बंगाल का? अब बन गया मीर कासिम। ठीक है। When Mir Qasim complained, ही इन टर्न वॉज डिफीटेड इन अ बैटल फॉट एट बक्सर। अब मीर कासिम को भी वही प्रॉब्लम हुई जो मीर जाफर को हो रही थी और इवेंचुअली उसने भी रिवोल्ट कर दिया। वो इनफैक्ट हेल्प लेने भी गया, ऑल ओवर इंडिया उसने रूलर्स की हेल्प मांगी और इवेंचुअली दो रूलर्स ने उसको हेल्प करने का डिसाइड किया। कौन कौन थे भाई वो? एक तो दिल्ली सल्तनत का जो नवाब था उस टाइम पे, दिल्ली सल्तनत का जो शहनशाह था, और दूसरा था अवध का नवाब सुजाउद्दौला। ये तीनों पावर्स ने मिलकर ब्रिटेन के अगेंस्ट लड़ाई की, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ाई की, लेकिन ये लोग भी ब्रिटिशर्स से हार गए। सो दिस शोज दैट उस टाइम के जो हमारा सिस्टम था वो इतना वीक था कि कुछ 5, 7, 10 हज़ार की विदेशी सेना आकर हमारे इतने बड़े बड़े किंगडम्स को हरा गई। समथिंग वॉज इनहेरेंटली एंड कोहेरेंटली रॉन्ग विद द सिस्टम। ड्रिवन आउट ऑफ बंगाल एंड मीर जाफर वॉज री इंस्टॉल्ड। अब मीर जाफर को क्या किया गया दोबारा से? अब मीर कासिम ने तो क्योंकि रिवोल्ट कर दिया, उसने तो वॉर कर दी। बक्सर का युद्ध 1764 में कासिम ने किया था। सो मीर कासिम को अब हटा दिया गया, अब वो तो नवाब बन नहीं सकता, फिर से मीर जाफर को नवाब बना दिया। The Nawab had to pay 5 lakh every month, but the company wanted more money to finance its wars and meet the demands of trade and its other expenses. अब जो नवाब था ना वो ऑलरेडी बंगाल के बिहाफ पे, क्योंकि पता है क्या होता है, कोई भी दो पार्टीज के बीच में युद्ध होता है ना तो लूजिंग पार्टी को हमेशा, जो भी हारता है उसे कुछ कॉम्पनसेशन देना पड़ता है दूसरी पार्टी को। ऐसा ही हुआ जब 1757 में बंगाल और अंग्रेजों के बीच में लड़ाई हुई थी पलासी में, तो बंगाल हार गया था।
उसके कॉम्पनसेशन के तौर पे हर महीने 5 लाख रुपए बंगाल को पे करने पड़ते थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। कहाँ से आएगा पैसा? टैक्स कलेक्ट करने की परमिशन है नहीं उनको, ठीक है। इसके अलावा जो थोड़ा बहुत ये लोग रैंसम देते थे बंगाल के नवाब को कि भाई हाँ तुम ये वाला पैसा ले लो, इससे अपना काम चला लो, उस पैसे में से भी उनको 5 लाख रुपए हर महीने वापस ब्रिटिश सरकार को देना पड़ता था एज कॉम्पनसेशन, ठीक है। लेकिन जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो और भी पैसे मांगने लग गई कि भाई 5 लाख में हमारा काम नहीं चलता, हमको करना है बिजनेस एक्सपैंड, और पैसा चाहिए, और पैसा लाओ, मुझे नहीं पता कहाँ से लाओगे। मीर जाफर डाइड इन 1769, द मूड ऑफ कंपनी हैड चेंज्ड। अब मीर जाफर की हो जाती है मृत्यु 1765 में। Having failed to work with puppet nawabs, Clive declared we must indeed become nawabs ourselves. अब क्लाइव ये बोले कि भाई देखो नवाब्स के साथ हमने एक्सपेरिमेंट करके देख लिया पिछले 8 साल से कि भाई पहले मीर जाफर को था नवाब, फिर मीर कासिम नवाब बना, फिर से मीर जाफर को नवाब बनाना पड़ा, लेकिन फिर भी हमें वो फ्रूट नहीं मिल रहा बंगाल से जो हम चाहते हैं, इसीलिए अब शायद हमें ही नवाब बनना पड़ेगा, ठीक है। Finally, in 1765, the Mughal emperor appointed the company as the Diwan of provinces in Bengal. अब क्या हुआ, मुगल एम्परर जो था उस टाइम का, उसने कंपनी को ही राइट्स दे दिए। अब आपको मैं बताती हूँ एग्जैक्टली हुआ क्या था। तो बेटा हुआ ये था कि जो बक्सर की लड़ाई थी, बैटल ऑफ बक्सर, उसमें 3 प्लेयर्स थे। कौन कौन? एक था हमारा मीर कासिम, ओके, एक था हमारा अवध का नवाब सुजाउद्दौला, और एक था हमारा दिल्ली सल्तनत यानी मुगल सल्तनत का एम्परर शाह आलम। और ये लड़ रहे थे किसके खिलाफ? ये लड़ रहे थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। इस बैटल में भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया गई जीत और ये तीनों गए हार। तो इनको क्या करना पड़ेगा? कुछ कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। कॉम्पनसेशन के तौर पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने शाह आलम से 3 स्टेट्स की दीवानी राइट्स मांगे, यानी कि रेवेन्यू कलेक्शन राइट्स। दीवानी राइट्स उसको क्या कहते हैं? रेवेन्यू कलेक्शन राइट्स, ठीक है। शाह आलम 2 क्योंकि वो वॉर में इन्वॉल्व था और हार गया था, उसे 3 स्टेट्स के दीवानी राइट्स ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को देने पड़े। और वो 3 स्टेट्स कौन से हैं? एक है बंगाल, ठीक है, एक है हमारा बिहार, और एक है हमारा उड़ीसा। ये 3 स्टेट्स के दीवानी राइट्स दिल्ली के जो शहंशाह थे उन्हें देने पड़े। बेसिकली क्या था कि ये सुजाउद्दौला वगैरह भी वैसे तो थे इंडिपेंडेंट, लेकिन ये नाम मात्र अभी भी मुगल सल्तनत का हिस्सा थे। ये गवर्नर्स तो थे, लेकिन ये अपनी अपने एरियाज में अपनी फुल अथॉरिटी, फुल सॉवरेंटी यूज करते थे, सुप्रीम अथॉरिटी की तरह काम करते थे। फिर भी नाम मात्र किसके अंडर थे? ये मुगल सल्तनत के अंडर थे। आगे करते हैं। Finally, in 1769, the Mughal emperor appointed 1765, the Mughal emperor appointed the company as the Diwan of provinces of Bengal. The Diwani allowed the company to use the vast revenue resources of Bengal. This solved a major problem for the company that the company was facing earlier. From the early 18th century, its trade with India had expanded, but it had to buy most of the goods in India with gold and silver imported from Britain. इंडिया में ये लोग ट्रेड तो बहुत अच्छा कर रहे थे, फ्लरिश भी कर रहा था इनका ट्रेड, लेकिन इंडिया से जो भी ये सामान खरीदते थे उसके बदले में इन्हें गोल्ड या फिर सिल्वर देना पड़ता था। और वो गोल्ड या फिर सिल्वर कहाँ से आता था? वो ब्रिटेन से आता था। This was because at this time Britain had no goods to sell in India. The outflow of the gold from Britain slowed after the Battle of Plassey. अब पलासी के युद्ध के बाद डायरेक्टली ब्रिटिशर्स को भारत से ही टैक्स कलेक्ट करने की परमिशंस मिलने लगी, जिसकी वजह से उन्हें ब्रिटेन से गोल्ड और सिल्वर इंपोर्ट नहीं करना पड़ता था। एंड एंटायरली स्टॉप्ड आफ्टर द अजम्पशन ऑफ दीवानी, और बिल्कुल ही खत्म हो गया ये जो इंपोर्ट है गोल्ड सिल्वर का ब्रिटेन से, जब इन्हें 3 स्टेट्स के 3 डिस्ट्रिक्ट्स के दीवानी राइट्स मिल गए। कौन से थे वो स्टेट्स? बंगाल, बिहार एंड ओडिशा, ठीक है। नाउ revenues from India could finance companies' expenses. These revenues could be used to purchase cotton, silk, etc., maintain companies' troops का मतलब क्या है? सेना, ठीक है, and meet the cost of building the company's fort and offices at Calcutta. और भी जो इनको कंस्ट्रक्शन करना है, कोई बिल्डिंग बनवानी है, कोई किला बनवाना है, उसके लिए भी ये टैक्स का पैसा यूज किया जा सकता है। अब ये बहुत एक फनी सा स्टेटमेंट है कि कंपनी ऑफिशियल्स बिकेम नबोब्स। नबोब क्या होता है भैया? नबोब, व्हाट डिड इट मीन टू बी अ नवाब? नवाब से आप क्या समझते हैं?
It meant of course that the company acquired more power and authority. अभी तक सबसे ज्यादा अथॉरिटी किसके पास थी? बंगाल के नवाब के पास थी, पर उसकी अथॉरिटी खत्म हो गई। अब अथॉरिटी किसके पास आ गई? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। तो उन्हें भी उसके साथ, नवाब के साथ कंपेयर किया जाने लगा और उनका एक स्पेशल नाम निकाल दिया गया, नबोब। ओके, but it also meant something else. Each company servant began to have visions of living like nawabs. फाइनली ये जो कंपनी के सर्वेंट्स थे, इनको वो नवाब का लाइफस्टाइल बहुत अच्छा लगा, तो इन्होंने सोच लिया कि भाई हम भी इसी तरीके से जीवन अपना व्यतीत करें जैसे नवाब करता है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सरकारी नौकरी थी उस टाइम इन ऑफिशियल्स की ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में, तो नौकरी के दम पे तो इंसान इतनी मेहनत नहीं, इतना इतना अच्छा लाइफस्टाइल नहीं जी सकता। तो इन्होंने शुरू किया भैया करप्शन, और इसीलिए फिर 1773 में जो ब्रिटेन की पार्लियामेंट है वो इस करप्शन को रोकने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट पास करेगी। कौन सा एक्ट? रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बता देती हूँ, ये जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 है, इसी के तहत यहाँ पे कैलकाटा में या फिर बंगाल में भारत की पहली सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है। और उस सुप्रीम कोर्ट में तकरीबन मेरे ख्याल से 4 जज थे चीफ जस्टिस को मिलाकर। ओके, सो 4 जज थे, जिसमें से एक चीफ जस्टिस था, बाकी 3 नॉर्मल जज थे, और उस चीफ जस्टिस का नाम था एलाइजाह इम्पी। एलाइजाह इम्पे। ओके, ये था भैया उस चीफ जस्टिस का नाम। तो अगली बार अगर आपके घर वाले ब्रिटिश जज की कभी बात चलाएं तो ये फैक्ट वहीं पे बता देना, घुसा देना, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी द एक्चुअल नवाब्स ऑफ बंगाल वर फोर्स्ड टू गिव land and vast sums of money as personal gifts to company officials. Robert Clive himself amassed a fortune in India. अभी ये ना लेने लग गए, ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग थे घूस, ठीक है, घूस लेने लग गए। अब खुद रॉबर्ट क्लाइव जो इनका लीडर था वो इतना अमीर हो गया, इतना पैसा उसने इकट्ठा कर लिया यहाँ से। He had come to Madras from England in 1743. अब इसकी थोड़ी कहानी देख लेते हैं। ये मद्रास में आया था सबसे पहले 1743 में इंग्लैंड की तरफ से, 18 साल की उम्र में आया था ये। ओके, when in 1767 he left India, his Indian fortune was worth 401,400 ये मान लो 4 लाख पाउंड कितने के आसपास इसने भारत से करप्शन करके पैसा कमा लिया था उस जमाने में। Interestingly, when he was appointed governor of Bengal in 1764, he was asked to remove corruption in the company administration, but he himself was cross-examined in 1772 by the British Parliament, which was suspicious of his vast wealth. Although he was acquitted, he committed suicide in 1774. देखो भाई, इसने भारत के खिलाफ बहुत गंदे गंदे काम भी किए हैं, सो उसका तो कहीं ना कहीं कर्म वापस आता ही है। बट एनीवे, इसने 1767 में जब ये वापस गया, स्टार्टिंग से सुनो, 1764 में ब्रिटिश सरकार ने रॉबर्ट क्लाइव को इंस्ट्रक्शंस दिए कि आपकी कंपनी में हिंदुस्तान के अंदर जो करप्शन चल रहा है उसे रोको, ठीक है। 3 साल के बाद यानी 1767 में रॉबर्ट क्लाइव भारत से रिटायर होकर वापस जाता है, और वो 4 लाख पाउंड की जो उसकी मतलब पूरी एक तरीके से उसका जो खजाना था उसको देखकर ब्रिटिश पार्लियामेंट को काफ़ी डाउट्स हो जाते हैं। तो 1772 में फाइनली ब्रिटिश पार्लियामेंट उसी के खिलाफ एक इंक्वायरी भी निकालती है। ऑल्दो उस इंक्वायरी में उसके खिलाफ कुछ ज़्यादा प्रूफ नहीं हो पाता, बट 1774 में इवेंचुअली वो सुसाइड भी कर लेते हैं। However, not all company officials succeeded in making money like Clive. सारे तो सक्सेसफुल नहीं हुए इतना पैसा कमाने में। Many died in early death in India due to disease and war, and it would not be right to regard all of them as corrupt and dishonest. सारे British officials corrupt नहीं थे, बहुत सारे तो बेचारे अपनी यंग एज में मर जाते थे। Many of them came from humble backgrounds, and their uppermost desire was to earn enough in India to return to Britain and lead a comfortable life. इन सब का बस एक ही मकसद हुआ करता था कि भाई हम इंडिया से इतना पैसा कमा कर जाएं कि वापस जाकर हमारा जो जीवन है वो सुखी हो जाए, हमें अपने परिवारों के साथ अनडिस्टर्ब रहने का मौका मिले। Those who managed to return with wealth led flashy lives and flaunted their riches. They were called nabobs. उस जमाने में जो भी व्यक्ति यहाँ से जिंदा बचकर अंग्रेज वापस चला जाता था, वो बहुत सारा पैसा अपने साथ लेकर जाता था और बिल्कुल एक अमीर व्यक्ति वाला जीवन बिताता था।
सो अमीरों वाला जीवन जीते थे वो लोग, अपना पैसा लोगों को दिखाते थे, शो ऑफ करते थे, उनका नाम उस टाइम पे निकाल दिया गया नबूब। ओके, एन एंग्लिसाइज्ड वर्जन ऑफ द इंडियन वर्ड नवाब। एंग्लिसाइज्ड मतलब अंग्रेजों ने इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन कर दिया प्रोनाउंसिएशन वगैरह में, और नवाब को उन्होंने बना दिया चेंज करके नबूब। They were often seen as upstarts and social climbers in British society and were ridiculed or made fun of in plays and cartoons. इनका बहुत मजाक उड़ाया जाता था इसी रीजन से। How did Clive see himself? ये पढ़ लेते हैं। At his hearing in front of committee in Parliament, Clive declared that he had shown admirable restraint after the Battle of Plassey, और उसने ये कहा, Consider the situation in which the victory at Plassey had placed me. बोला एक ऐसी सिचुएशन इमेजिन करो जिसमें प्लासी के युद्ध के बाद में था, ठीक है। A great prince was dependent on my pleasure. An opulent city lay at my mercy. बोला भाई देखो मैं जीत गया था, इतना महान एक जो राजकुमार था, राजा था, नवाब था, वो मेरी मर्सी पर, मेरी दया पर जीवित था, ठीक है। एक इतना बड़ा, एक इतना अमीर शहर मेरे कदमों में था। इट्स रिचेस्ट बैंकर्स बिड अगेंस्ट ईच अदर फॉर माई स्माइल्स। उसके जो सबसे अमीर बैंकर्स थे, ठीक है, बंगाल के जो सबसे अमीर बैंकर्स थे वो दुनिया भर का पैसा खर्चा करते थे सिर्फ क्लाइव के चेहरे पर स्माइल देखने के लिए। मतलब इतना मक्खनबाजी करते थे वो इसके लिए। आई वॉक्ड थ्रू वॉल्स विच वर थ्रोन ओपन टू मी अलोन, पाइल्ड ऑन ईदर हैंड्स विद गोल्डन ज्वेल। Mr. Chairman, at this moment I stand astonished at my moderation. कहता है भाई मेरे को लोगों ने ना यूं कहीं तिजोरियां खोल के दे दी थी कि भाई तेरे को जो लेना है तो ले ले, लेकिन फिर भी मैं अपने मन को मार के मैंने एक भी पैसे को हाथ नहीं लगाया और मैं करप्शन फ्री हूँ। मैंने आपको बताया ना उसके ऊपर 1772 में इंक्वायरी बिठाई थी पार्लियामेंट ने, तो उसने ये बातें पार्लियामेंट में बोली थी, इसीलिए वो बच गया था। इवेंचुअली फिर भी 1774 में वो कर जाता है सुइसाइड, ठीक है। कंपनी रूल एक्सपैंड्स। कैसे कंपनी रूल एक्सपैंड हुआ भाई? इफ we analyze the process of annexation of Indian states by the East India Company from 1757 to 1857, certain key aspects emerge. अगर आप 1757 से लेकर जब बैटल ऑफ प्लासी होती है और 1857 तक का टाइम देखेंगे जब पहली वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लड़ी जाती है, ये जो 100 साल का पीरियड है इसमें ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज कई बार चेंज हुई, कई बार इम्प्रोवाइज हुई, और उन्होंने बाई 1857 तकरीबन पूरे भारत पर कब्जा कर लिया था। 100 साल के अंदर देखिए कितना इन्होंने डेवलपमेंट कर लिया है। कंपनी जो है ना डायरेक्ट मिलिट्री को लेकर किसी के भी किंगडम में जनरली कमी घुसती थी, वो ज़्यादातर मतलब अलग अलग तरीके अपनाती थी, पैंतरे अपनाती थी। इंस्टेड इट यूज्ड अ वैरायटी ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड डिप्लोमेटिक मेथड्स टू एक्सटेंड इट्स इन्फ्लुएंस बिफोर कंप्लीटली एनेक्सिंग एन इंडियन किंगडम। कि वे कंप्लीटली किसी किंगडम पर अपना हक जताने से पहले वो अपनी टैक्टिक्स खेलते थे, अपनी चालें चलते थे, पॉलिटिकल लेवल पे या फिर मान लो कि किस पे, इकोनॉमिक लेवल पे या फिर डिप्लोमेटिक लेवल पर वो अपनी चालें चलते थे। आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर जो कि 1764 में हुई थी, द कंपनी अपॉइंटेड रेजिडेंट्स इन इंडियन स्टेट्स। They were political or commercial agents and their job was to serve and further the interest of the company. Through the residents, the company officials began interfering in the internal affairs of Indian states. मान लीजिए कि मीर जाफर जो है वो बंगाल का नवाब है, ये है उसकी कोर्ट, ठीक है। अब यहाँ पे कोर्ट में अंग्रेजों ने कहा कि भाई आपका ना एक ऑब्जर्वर रहेगा आपके कोर्ट में, हमारी तरफ से भेजा हुआ। ये ऑब्जर्वर जनरली एक अंग्रेज होता था और ये सिर्फ आपकी पॉलिसीज को व्यू करेगा, ओवर से ज़्यादा टोका टाकी नहीं करेगा। इस बात के लिए ये मान जाता है हमारा मीर जाफर, इसको पता नहीं था कि ये जो बंदा है, ये जो व्यक्ति है, ये बहुत नाक में दम करने वाला है। ये व्यक्ति जो ऑब्जर्वर बन के आया था, ये धीरे धीरे मीर जाफर की जो पॉलिसीज वो स्टेट के लिए ले रहा है उनमें भी इंटरफेयर करने लग जाता है। और बेसिकली ब्रिटिशर्स के बिहाफ पे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बिहाफ पे ये मीर जाफर की पॉलिसीज को एक तरीके से मॉडिफाई करने लग जाता है। इस तरीके की पॉलिसीज मीर जाफर से कहकर उसको फोर्स करके इम्प्लीमेंट करवाने लग जाता है जिनसे इवेंचुअली सिर्फ ब्रिटिशर्स का फायदा हो। ओके, दे ट्राइड टू डिसाइड हु वाज to be successor to the throne and who was to be appointed in administrative post. ये जो व्यक्ति है ना, ये जो ऑब्जर्वर बन के आया है, यही डिसाइड करने लगा कि किसको कौन सी पोस्ट देनी है, कितना पैसा कौन से डिपार्टमेंट में खर्च करना है। कहने का मतलब अब मीर जाफर पहले ही उसकी कुछ पावर कम थी, अब वो बिल्कुल ही नाम मात्र रह गया।
Sometimes the company forced the state into a subsidiary alliance. बहुत बार जो कंपनी थी वो स्टेट्स को subsidiary alliance में मतलब हिस्सा लेने के लिए मजबूर कर देती थी. According to the terms of this alliance, Indian rulers were not allowed to have their independent forces. They were protected by the company. अब subsidiary alliance समझ लो आप. कंपनी के बीच में और किसी भी इंडियन स्टेट के बीच में एक अग्रीमेंट हुआ जिसके तहत वो जो स्टेट है वो अपनी पर्सनल आर्मी मेंटेन नहीं करेगा. इंस्टेड बदले में वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी को मेंटेन करेगा. ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी उसको प्रोटेक्शन देगी और बदले में वो जो राजा है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी को चलाने के लिए खर्चा देगा. ओके, I hope it is clear. The ruler had to pay for subsidiary forces that the company was supposed to maintain for the purpose of protection. If the Indian rulers failed to make the payment, then part of their territory was taken away as penalty. क्या है? मान लीजिए कि अवध का राजा है सुजाउदौला. ये है अवध, ठीक है. अब इसके पास ये आर्मी थी. यहाँ पे ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है. इसकी भी खुद की एक आर्मी है. ये 2-3 व्यक्ति बना रही हूँ मैं, समझ जाना. ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी है और ये हमारी अवध की आर्मी है. सो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अब अवध पर प्रेशर बना रहा है और क्योंकि अवध एक वॉर हारा हुआ है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से, तो उसको कॉम्पनसेशन के तौर पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात माननी पड़ेगी. तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अवध को बोला कि आज से अवध का राजा सुजाउदौला अपनी खुद की आर्मी नहीं रख सकता. ही कैन नॉट मेंटेन एन आर्मी, यानी इसकी आर्मी कर दी खत्म. लेकिन अब अवध को प्रोटेक्शन कौन देगा? अवध को प्रोटेक्शन देगी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी. सो ये वाली जो आर्मी है ये यहाँ से आ जाएगी उठ के यहाँ पे, ये आ गई इसके पास. अब क्या होगा? इस आर्मी का खर्चा कौन देगा? इस आर्मी का खर्चा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं देगी. इस आर्मी का कंप्लीट मेंटेनेंस का खर्चा अवध का नवाब देगा. अगर किसी कारण से, किसी भी कारणवश फेमाइन आ गया, सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गई अवध में, किसी भी कारण से अगर अवध जो है ये पेमेंट करने में फेल हो जाता है, तो बदले में अवध का जो ये टेरिटरी था इसका कोई ना कोई एक हिस्सा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी छीन लेगी. कोई ना कोई एक हिस्सा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ऑक्यूपाई कर लेगी, हड़प लेगी. ये थी हमारी सब्सिडियरी अलायंस. अब आप ये सोचोगे कि मैम फर्क क्या है? अवध को तो वैसे भी उनकी खुद की आर्मी को भी पैसे देने ही थे, ऐसे ही पैसे उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी को देने हैं. सो फर्क बेटा ये है कि अवध की जो पर्सनल आर्मी थी वो सिर्फ अवध की लड़ाइयाँ लड़ती, लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी आर्मी को स्टेट्स से खाना खिलवा रही है, अपनी आर्मी का खर्चा किसी और से उठवा रही है. और वो जो आर्मी है वो सिर्फ इस स्टेट को प्रोटेक्ट नहीं करेगी, वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए लड़ेगी. किसी भी सिचुएशन में वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ खड़ी होगी, अवध के नवाब के साथ नहीं. अवध को वो सिर्फ तब तक ही प्रोटेक्ट करेगी जब तक अवध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात मानता है. ओके. For example, when Richard Wellesley was Governor General, the Nawab of Awadh was forced to give over half of its territory to the company in 1801. 1801 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने आधा अवध पर कब्जा कर लिया. As he failed to pay the subsidiary forces, Hyderabad was also forced to cede territories on similar ground. इसी तरह से हैदराबाद से भी जमीन हड़पी गई थी. ये देखो भाई, नवाब सुजाउदौला ऑफ अवध है, ये है सुजाउदौला, और ये हो गई हमारी ब्रिटिशर्स की आर्मी. ठीक है. The treaties that followed the Battle of Buxar forced Nawab Sujaudullah to give up much of his authority. However, he possesses a regal splendor towering over the resident. इस फोटो में ये जो रेजिडेंट है ये ब्रिटिशर्स का जो एक दूत है जो नवाब की कोर्ट में बैठा है, उससे नवाब को हाइट वाइज भी और हेल्थ वाइज काफ़ी बड़ा दिखाया गया है. क्योंकि ये पेंटिंग नवाब ने बनवाई थी तो ऑफकोर्स वो अपने आप को थोड़ा अच्छा दिखाने की कोशिश करेगा. लेकिन बेसिकली बक्सर की जो लड़ाई हुई थी 1764 में, उसके बाद इस नवाब की कोई रियल पावर रह नहीं गई थी. ठीक है. What power did the resident have? अब इस ये जो रेजिडेंट है, अंग्रेजों का जो एक दूत है जो सभी राजाओं की कोर्ट में बिठा दिया गया, इसकी पावर्स क्या क्या थी भाई? This is what James Mill, the famous economist and political philosopher from Scotland, wrote about the residents appointed by the company. We place a resident who really is king of country, whatever injunctions of non-interference he may act under. As long as the prince acts in perfect subservience and does what is agreeable to the residents, this, that is, to the British government, things go on quietly.
तो ये जो है हमारे जेम्स मिल ये कहते हैं कि भाई जो रेजिडेंट है ना वो कंप्लीट पावर में है, वो जैसे कहेगा राजा को वैसे चलना पड़ेगा, नवाब को वैसे चलना पड़ेगा। अगर नवाब रेजिडेंट के हिसाब से चलता है, और रेजिडेंट कौन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का दूत है, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी किसके इशारों पर काम करती है, अंग्रेजी सरकार के इशारों पर काम करती है। सो बेसिकली अगर नवाब अंग्रेजी सरकार के हिसाब से ब्रिटिश कह रही हूँ, रेजिडेंट की कही हुई बातों पर चलता है तो कोई लड़ाई नहीं होगी, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर नवाब रेजिडेंट्स की बात नहीं मानता तो आता है कॉन्फ्लिक्ट, क्लैश, देन कम्स क्लैशिंग एंड डिस्टर्बेंस। ऐसा कोई भी काम अगर नवाब करता है जो ब्रिटिश सरकार को लगता है गलत है तो फिर डिस्टर्बेंस होंगी, कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, लड़ाइयाँ होंगी, वॉर्स होंगी। इंजंक्शन, इंस्ट्रक्शन, ये आप याद रखिए, एक वोकैब का टर्म हो गया। सबसर्वेंस, सबमिसिवनेस, यानी किसी को अपने आप को एक तरीके से समर्पित कर देना, ओके, सरेंडर कर देना, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड सबमिसिवनेस। किसी की बात मानते रहना। अगर आप बात मान रहे हो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तो यू आर गुड विद देम, बट द डे यू थिंक ऑफ डूइंग समथिंग अकॉर्डिंग टू योर विल, that is the day when issues arise and conflicts will arise between you and the residents or the officials of British East India Company. आगे पढ़ेंगे टिप्पू सुल्तान के बारे में, बट अगली क्लास में। टिप्पू सुल्तान बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है हिस्ट्री का, एंड इनकी एक बहुत दुखद कहानी भी है, वो पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो दिस क्लास वाज प्रेजेंटेड टू यू बाय स्कूलजी, इंडियाज फर्स्ट ऑनलाइन स्कूल। मेरा नाम है अमृत कौर पिलानिया। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप रखिए अपना ध्यान, पढ़ते रहिए, टेक केयर ऑफ योर फैमिली एज वेल, इस महामारी से बचकर रहिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।